नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है मंगलवार और डेट है नवंबर 7, 2023। हेडलाइंस देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो पोल डे इन मिजोरम एंड छत्तीसगढ़, ये चुनाव हो रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में आज पोलिंग है, तो उसी से है ये। सुप्रीम कोर्ट कंसर्न ओवर गवर्नर्स डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस और इंडियन पॉलिटी के अंदर से होने जा रहा है। स्टेट वर्सेस गवर्नर्स, ये हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस और इंडियन पॉलिटी के अंदर से। आधार डाटा लीक 81.5 करोड़ ये लीकेज हुआ है हमारे आधार के डाटा का इंडिया के अंदर से। डाटा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा के अंदर से होने जा रहा है। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइसेस के ऊपर पा सकें। साथ ही मैं चाहता हूं कि अगर आप किसी ऐसे अभ्यर्थी को जानते हैं जो किसी सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो हमारा चैनल उसके साथ जरूर रिकमेंड करें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तो स्टेट इलेक्शंस इन इंडिया, यहां से हमारा पहली खबर जो शुरू होने जा रही है। तो आज पहले फेज में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहा है और मिजोरम के अंदर सारी 40 सीटों के अंदर चुनाव होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं और यहां पहले फेज पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 20 सीटों पर चुनाव आज किया जाएगा। आज इस पर वोटिंग की जाएगी। अब आपको देखना है कि ये जो शुरू की पहले फेज की जो छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव में वोटिंग शुरू हुई है, इसमें 20 सीटें जो हैं वो नक्सल अफेक्टेड एरिया से हैं। मोस्ट ऑफ द सीट्स जैसे बस्तर, दंतेवाड़ा, कंकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, ये इन जगह पर आज चुनाव होने जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। यहाँ वोटिंग की जाएगी। आपको अब एक चीज़ देखना है कि 2018 में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे और इन सीटों की हम अगर बात करें जो पहले फेज में ये सीटें हैं जिनमें चुनाव हो रहा है आज, तो यहाँ पर कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी 20 में से और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी यहाँ से, और अजीत जोगी की जो पार्टी है छत्तीसगढ़ के अंदर उसे 1 सीट मिली थी यहाँ पर। तो 2018 में हमें देखने को मिला था कि जब चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ के अंदर, तो इन 20 सीटों में जहाँ पर फेज 1 में पहली बार चुनाव अब होने जा रहा है, यहाँ पर कांग्रेस को 17 सीटें निकल कर आई थी। अब हम मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उन पर आज सभी पर चुनाव होने जा रहा है। आज वोटिंग डे है मिजोरम के अंदर भी। और जो 3 बड़ी पार्टी हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट है वहाँ पे, वो है MNF की। उसके बाद जो उसका अपोजिशन पार्टी है, रीजनल अपोजिशन पार्टी हम कहेंगे तो ZPM, और कांग्रेस तीसरी वहां पर पार्टी है, और बीजेपी भी एक तरह से माइनॉरिटी वहां पर पार्टी है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 2018 में क्या हमें देखने को मिला था। तो 2018 में जब मिजोरम के अंदर चुनाव हुए थे तो हमें उसका रिजल्ट में देखने को मिला था कि जो MNF पार्टी है मिजोरम की, उसे 27 सीटें मिली थी 40 में से, ZPM को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। बाकी एक जो बची सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। ये मिजोरम का था और छत्तीसगढ़ का ये आप देख चुके हैं। अब यही इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। अब जो भी EVM की मशीनें हैं वो मिजोरम पहुंच चुकी हैं, साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ है वहां भी पहुंच चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करनी है कि जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं मिजोरम के अंदर, तो मिजोरम में जो माहौल है वो मणिपुर में जो चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले करीबन मई 2023 से मणिपुर के अंदर हिंसा चल रही है कुकी समुदाय और मीती समुदाय के बीच में। इन्हीं चीज़ों को लेकर जो मिजोरम में चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पर भी स्थिति क्या हो सकती है ये अभी क्लियर बता पाना मुमकिन नहीं है। ये जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उसी के बाद बताया जा सकता है कि लोगों ने किस प्रायोरिटी के ऊपर वोट दिए। क्या लोग चाहते हैं मिजोरम के कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मिजोरम के अंदर ना आए, या फिर जो मिजोरम के लोग हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिजोरम के अंदर मौका दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर में बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट चल रही थी और हमें देखने को मिला है कि जो मीती समुदाय है उसका सपोर्ट जो हमारी प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है वो करती है, लेकिन जो कुकी जो समुदाय है जो बेसिकली क्रिश्चियन लोग हैं वहां पर उनका इतना सपोर्ट जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है केंद्र पर वो नहीं करती है। अब जो समुदाय है जो कि हमें मिजोरम में भी जो पाए जाते हैं, उनका कहना है कि वो क्लैशेस जो हुए हैं मणिपुर के अंदर उसे ध्यान में रखकर ही वोट करेंगे। और यहां पर हमें देखने को मिल सकता है मिजोरम के अंदर कि जो यूनिफिकेशन की बात हो रही है वो यहां पर पूरी हो सके। आगे हम चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अगली खबर आने जा रही है। तो गवर्नर्स डिलेइंग क्रूशियल बिल्स ए मैटर ऑफ कंसर्न से सुप्रीम कोर्ट।
सबसे पहले आप बैकग्राउंड समझ लीजिए। तो भारत में जैसे कोई राज्य है तो राज्य को एक गवर्नमेंट मिलती है जो कि लोगों द्वारा चुनी होती है। इसके बाद एक संवैधानिक पद है जिसे हम कहते हैं गवर्नर, जो कि आकर उस गवर्नमेंट के काम को चेक करता है ऑन बिहाफ ऑफ केंद्र गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के बिहाफ पर वो गवर्नर जो होता है वो स्टेट की एक्टिविटीज को चेक करता है। अब यहां पर हाल ही के दिनों में देखने को मिल रहा है कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और आप जानते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट केंद्र में है ये मेजॉरिटी से बनी हुई गवर्नमेंट है। इसकी वजह से अगर हम कहेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का झुकाव बहुत ज्यादा है। अब इसी चीज को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो कोशिश रखती है कि वो राज्यों के ऊपर भी दबाव बनाकर रख सके, कैसे राज्यों के कामों को रोक सके ताकि लोग वहां के जो चुनकर आए हैं प्रतिनिधि हैं, जो लोगों के वहां पर जो चुनकर आए हैं असेंबलीज में, उनके काम को कैसे हम धीरा कर सकें, अड़ंगा लगा सकें। इन सब चीजों के लिए जो गवर्नर है देखने को मिला है कि वो ज्यादातर यही कर रहे हैं। जैसे हम बात करें पंजाब की, तमिलनाडु की, केरला की या तेलंगाना की, तो इन सभी राज्यों का एक कंसर्न है कि यहाँ के जो गवर्नर हैं वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम करते हैं और कोई भी अगर हम लोग बिल पास करते हैं तो ये लोग हमें बिल पास नहीं करने देते हैं, क्योंकि आपको जानना है कि जो फाइनल असेंट होगा वो गवर्नर का असेंट होगा, उसी के बाद उस बिल को पास माना जाएगा राज्य की असेंबली से। लेकिन गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर उस बिल को होल्ड कर लेते हैं अपने पास और या फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं या उस पर कोई फैसला नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से देखने को मिलता है कि जो राज्य की सरकार है उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इसी को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी टिप्पणी आई है कि जो गवर्नर हैं उन्हें जो भी लोग जो चुन के आए हैं लोगों द्वारा उनकी बात माननी चाहिए और टाइमली फैसले लेने चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार इन राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। अब आगे यहां आप देख सकते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से भी इसी चीज की बात हुई है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें, जो मैं आपसे बात बता रहा हूं गवर्नर की, तो गवर्नर कैसे एक बिल पास होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो मान लेते हैं कि राज्य की सरकार द्वारा एक बिल पास करा लिया गया मेजॉरिटी से। अब ये बिल गवर्नर हाउस पहुंचेगा और गवर्नर का असेंट इस पे अगर मिल जाएगा तो इस बिल को पास माना जाएगा। अगर गवर्नर का असेंट इस पर नहीं मिलेगा या डिलेड असेंट मिलेगा तब तक इस बिल को पास नहीं माना जाएगा। अब आर्टिकल 200 की बात करें तो आर्टिकल 200 जो संविधान का है हमारे, ये गवर्नर को ऑप्शंस देता है कि वो किसी बिल को किस तरह से किस बिल पर पेश आ सकता है। अब यहां पर दो चीजें गवर्नर कर सकता है एक बिल के साथ, या तो उस बिल को वो साइन कर दे और पास कर दे या फिर अपने साइन करने से मना कर दे अगर वो एक मनी बिल नहीं है। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि एक तरीका एक चीज और कर सकता है वो जो गवर्नर है। दो तरीके आप समझ चुके हैं। पहला तरीका है गवर्नर का कि वो साइन कर देगा और बिल पास हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि गवर्नर मना कर देगा साइन करने से और बिल पास नहीं होगा। तीसरा तरीका है कि गवर्नर उस बिल को अपने पास रख लेगा रिजर्व करके और उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजेगा रिकंसिडरेशन के लिए। अब यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये बिल पहुंचता है तो कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है इस चीज के लिए। और अक्सर देखने को मिला है कि जो गवर्नर है और जब यूनिटरी गवर्नमेंट हो केंद्र के अंदर, जैसे कि आज के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की है, तो देखने को मिलता है कि गवर्नर एक तरह से गवर्नमेंट जो राज्य की सरकार है उसे परेशान करता हुआ नजर आता है। जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उन्हें भी वो पास नहीं करता है, विदहोल्ड कर देता है अपने एसेंट बहुत बार, और बहुत बार देखने को मिला है कि वो रिजर्व कर देता है उस बिल को प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए। अब प्रेसिडेंट के ऊपर कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि कब उस बिल को प्रेसिडेंट कितने टाइम के बीच में प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन करें या उस पर चर्चा करें, बात करें। तो ये सब चीजें कुछ समस्याएं देखने को मिली हैं भारत के अंदर, और ये आज से नहीं है, पहले से देखने को मिली हैं। जब भी केंद्र के अंदर कोई यूनिटरी गवर्नमेंट आती है तो गवर्नर का जो रोल होता है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है और ऐसे टैक्टिक्स अपना के जो केंद्र की सरकार है वो राज्यों की सरकारों को रोकती हैं काम करने से। अब यहां पर हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि, आप बहुत सुनते होंगे न्यूज में कि इन्होंने ये बयान दे दिया, इन्होंने कुछ अलग बयान दे दिया और जाकर किसी सिटीजन से कुछ अलग चीजें कह दी। अब इन्होंने भी क्या किया है कि ये भी तमिलनाडु के बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिन्हें पास कराया जाना है, लेकिन ये लोग उन बिलों के ऊपर बैठे हुए हैं
और उस पे असेंट नहीं दे रहे हैं, साइन नहीं कर रहे हैं, ना ही उन्हें रिटर्न कर रहे हैं बिलों को। अब आपको देखना है कि अगर उस बिल को रिटर्न कर दिया जाता है दोबारा असेंबली पे, और अगर असेंबली दोबारा उस बिल को पास करा लेती है, तो उसके बाद गवर्नर को उस बिल के ऊपर साइन करना ही पड़ेगा, इसलिए वो बिल को वापस भी नहीं करते हैं असेंबली के अंदर। इसके बाद तेलंगाना की भी बात करें तो तेलंगाना में भी ऐसे ही देखने को मिला, जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है उसे एडवोकेट हायर करने पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, ताकि वो गवर्नर्स को आदेश दिलवा सके कि हाँ ये जो बिल है जो पास कराया गया है ये लोगों के हित द्वारा है, लोगों के मत द्वारा है, आप इस पर साइन करें। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है और गवर्नर अभी भी उन पर विदहोल्ड करके बैठ जाते हैं अपने साइन को और वापस भी नहीं करते हैं बिलों को। तो ये तेलंगाना में भी देखने को मिला है। अब यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस विषय पर बोला है, क्योंकि 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी उस टाइम पर इस आर्टिकल पर विशेष चर्चा हुई है। वहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि अगर किसी राज्य में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है कि वो गवर्नमेंट चुनकर आई है लोगों द्वारा, तो गवर्नर का डिस्क्रिशन में एक्ट करना, डिस्क्रिशन का मतलब हुआ अपने हिसाब से फैसले लेना, ये वैलिड नहीं रह जाएगा, कोई रूम इस चीज के लिए नहीं रह जाएगा। लेकिन अभी हम जब देख रहे हैं तो हमें उल्टा देखने को मिल रहा है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना था। डॉक्टर BR अम्बेडकर का एग्जैक्ट कोट था, इन ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देयर कैन बी नो रूम फॉर द गवर्नर एक्टिंग ऑन डिस्क्रिशन। तो गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन में एक्ट करने का रूम नहीं होता अगर राज्य के अंदर जो गवर्नमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है और लोगों द्वारा चुनकर बनी हुई गवर्नमेंट है। अगली खबर, हाउ द पर्सनल डाटा ऑफ 815 मिलियन इंडियंस गॉट ब्रीच्ड। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये जो डाटा की बात हो रही है ये आधार डाटा की बात हो रही है। अब देखने को मिला है कि भारत के अंदर से 81.5 करोड़ भारतीयों का पर्सनल डाटा, जिसमें आधार नंबर शामिल है, पासपोर्ट की डिटेल्स शामिल हैं और साथ ही साथ पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपके फिंगरप्रिंट से या आपकी आंखों की पुतलियों से आपको पहचाना जा सकता है। तो आपको देखना है कि 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटा जो है वो लीक है। और खबर मिली कि जो डार्क वेब है, डार्क इंटरनेट है, वहां इस डाटा को $80,000 में बेचने के लिए रखा गया है। अब आपको समझना है कि ये कितनी गंभीर बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आज का वर्ल्ड है वो डाटा ड्रिवन वर्ल्ड है, और अगर ये इंफॉर्मेशन किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसी चीज के पास पहुंचती है जहां पर ये नहीं पहुंचनी चाहिए थी, मान लेते हैं कि $80,000 में इस डाटा को चाइना खरीद लेता है, तो आपको समझना है कि चाइना के पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पर्सन की अवेलेबल है, क्योंकि उसके पास 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटा पूरी तरह से अवेलेबल है। अब ये एक बहुत गंभीर विषय है। आप समझ सकते हैं कि भारत की सरकार वादा करती है कि जो भी आधार का डाटा है वो उसके कंप्यूटर सिस्टम में सेव है और सिक्योर है और वो लीक होने वाला नहीं है। लेकिन अब ये खबर जब निकल कर आई है तो आपको समझना है कि कितना गंभीर विषय है कि 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटा डार्क वेब के ऊपर, सेल के ऊपर रखा गया है कि अगर आपके पास $80,000 हैं तो आप भी जाकर उस डाटा को खरीद सकते हैं। अब आपको समझना है कि डाटा ड्रिवन वर्ल्ड में अगर डाटा किसी के पास, पर्सनल डाटा हमारा पहुंच जाता है तो ये किसी देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है। अब जब ये चीजें बात की गई, गवर्नमेंट से इन चीजों पर टिप्पणी मानी गई, तो गवर्नमेंट इन चीजों को खारिज करने लगी हमेशा की तरह, और गवर्नमेंट का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम एकदम सिक्योर हैं, हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है और वो सिक्योर है। लेकिन जब इस इंफॉर्मेशन को, ये जो 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटा लीक हुआ है, इस डाटा को जब मैच कराया गया कुछ एक्टिविस्ट्स द्वारा, तो ये डाटा जो है ये एकदम सही डाटा है जो लीक हुआ है। ये पर्सनल डाटा है लोगों का जिसे लीक कर दिया गया है। किसने लीक किया है, किसने हैक किया है, इन चीज़ों का पता नहीं लगाया गया है, नहीं लगाया जा चुका है, माफ़ कीजिएगा। अब आप एक चीज़ यहाँ समझ सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में जिसने हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर किया है, तो मैंने बताया था कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है भारत का, इसके कंप्यूटर्स को हैक करने की कोशिश बहुत बार की गई थी और करीबन 6000 अटेम्प्ट्स किए गए थे इसके डाटा को हैक कर लेने की। और माना जा रहा है कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पास जो डाटा पड़ा हुआ था पर्सनल, वो ही लीक हुआ है। और ये जो अटैक्स हुए थे, साइबर अटैक्स, 6000 बार आपको याद रखना है करीबन अटैक करने की कोशिश की गई, उसी टाइम पर इस डाटा को लीक किया गया है।
आज के न्यूज़पेपर से बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। त्योहारों का सीजन आ रहा है, अपना बहुत ध्यान रखिए और अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।